गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज आपको 12th क्लास की फिजिक्स में आपके सेकंड चैप्टर पर आते हैं। आपका जो सेकंड चैप्टर है गॉस की प्रमेय, गॉसेस थ्योरम। तो जो आपकी गॉस की प्रमेय है इसमें सबसे पहले आपका आता है क्षेत्रफल वेक्टर। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है? तो सबसे पहले जो कोई भी पृष्ठ हो, कोई भी तल हो, अर्थात 2D टू डायमेंशनल कोई भी आकृति हो, कोई भी फिगर हो, तो उसमें क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल का जो हम निकालते हैं वो परिमाण निकाल लेते हैं। जैसे कहीं ये एक कोई तल है, सरफेस है, तो इसका ये हम क्षेत्रफल, तो जैसे हम ये कहें कि जो इसका क्षेत्रफल है वो 5 मीटर स्क्वायर है या 10 मीटर स्क्वायर है। तो 5 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर या 50 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी होगा, ये इसके क्षेत्रफल का परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा इसके एरिया का। तो कोई भी क्षेत्रफल हो तो उसमें परिमाण तो होता ही है, परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? तो इसके तल पर बाहर की ओर को खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होती है इसकी दिशा। तो इस पर अगर हम इसके तल पर बाहर की ओर को हम ये अभिलंब खींच दें तो ये है, इसे हम बोलते हैं, ये क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करता है, सदिश क्षेत्रफल को। तो इसे हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि जो ये एक तल है इसका जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो ए, तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा तो इस तल पर बाहर की ओर को खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होगा। ऐसे हम कहें ये एक कोई तल है, तो ये जो हमारी हथेली है, तो इसकी ये जो परिमाण निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दें तो वो आएगा आपका क्षेत्रफल का परिमाण। तो हम ये कहें इसकी दिशा कहाँ होगी, क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा, तो इस पर बाहर की ओर को अभिलंब खींच देंगे, तो इसके तल के लंबवत बाहर की ओर, ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल वेक्टर। तो जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो होता है ए वेक्टर इज इक्वल ए एन कैप। जो एन कैप होता है, एन कैप को हम बोलते हैं एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू 1 होती है और ए जो होता है वो होता है आपका क्षेत्रफल का परिमाण। तो ए वेक्टर इज इक्वल होता है ए एन कैप। ये हो गया आपका क्षेत्रफल वेक्टर। अब इसके बाद में बात करते हैं घनकोण किसे कहते हैं। घनकोण, घनकोण क्या है? सॉलिड एंगल। तो घनकोण जो होता है वो किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा बनाया जाता है गोले के केंद्र पर। तो अगर ये गोला है, ये इस गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, इसकी जो त्रिज्या है वो आर है। तो ये अगर एक गोला है तो इस गोले के पृष्ठ का हम एक छोटा सा भाग ले लें, पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लें। तो जैसे ये हमने ले लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके किनारों को हम इस गोले के केंद्र से मिला दें। तो इसके किनारों को हम इस गोले के केंद्र से मिला देंगे तो केंद्र पर ये जो कोण बनेगा इसी को हम बोलते हैं घनकोण। इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते। तो यदि ये कहें ये एक क्षेत्रफल अवयव है, इस क्षेत्रफल अवयव जो है वो dA है, तो और इस गोले की त्रिज्या स्मॉल r है, तो जो ये घनकोण होगा d ओमेगा हो जाएगा dA/r²। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन, SR लिख देते हैं, स्टेरेडियन। अब हम बात करते हैं कि एक स्टेरेडियन कितना होगा। एक स्टेरेडियन घनकोण किसे कहते हैं? तो अगर हम इसी फॉर्मूले में dA की जो वैल्यू है वो r² के इक्वल ले लें, अर्थात जो क्षेत्रफल अवयव है
उसका परिमाण गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। जब गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा तो डी ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो आपकी आएगी 1 स्टेरेडियन रेडियन। तो एक स्टेरेडियन किसे कहते हैं? तो एक स्टेरेडियन वह घनकोण होता है जो कि गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। इसे हम कहते हैं एक स्टेरेडियन घनकोण। अब बात करते हैं कि जो गोला होगा वो अपने केंद्र पर अधिकतम जो मैक्सिमम घनकोण होगा वो कितना अंतरित करेगा। तो जो अधिकतम घनकोण होगा वो कितना होगा? तो इसके लिए हम अधिकतम क्षेत्रफल लेंगे। तो जो अधिकतम जो क्षेत्रफल लेंगे तो ओमेगा इक्वल हो जाएगा अधिकतम क्षेत्रफल गोले का हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr² अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रेडियस स्क्वायर खत्म तो क्या आएगा 4π स्टेरेडियन। तो गोला जो होता है वो अपने केंद्र पर जो अधिकतम घनकोण होता है वो 4π स्टेरेडियन अंतरित करता है। अब इसके बाद में देखते हैं, मान के चल रहे कि कोई एक पृष्ठ है या क्षेत्रफल अवयव है और जो ये क्षेत्रफल अवयव है इसका परिमाण है dA। ये किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक ये कोई बिंदु O है, बिंदु O से एक क्षेत्रफल अवयव जिसका परिमाण dA है स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो अब r दूरी पर जब ये स्थित होगा तो अब अगर ये बात करें कि इसके क्षेत्रफल वेक्टर की, तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा इसके तल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होगा। तो इस पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब ये है, ये आपका हो गया dA वेक्टर। और क्षेत्रफल अवयव को बिंदु O से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा एकांक वेक्टर जो हो गया n है। मान के चल रहा है कि dA वेक्टर और m कैप के बीच का जो कोण है वो आपका थीटा है। ये जो पॉइंट है ये P। मान के चल रहे जो OP जो डिस्टेंस है वो कितनी है? स्मॉल r है। अब हम क्या करें कि स्मॉल r त्रिज्या का गोला बिंदु O को केंद्र मानकर खींचे। जब बिंदु O को केंद्र मान के स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचेंगे तो जो गोला होगा वो ऐसे तो खींचा जाएगा। तो जब ये ऐसा खींचेंगे तो कंडीशन इसकी ये होगी, ऐसे तो होगा ये पूरा, लेकिन जो ये वाला जो क्षेत्रफल अवयव है dA इसका जो हम गोला खींचेंगे उस पर जो प्रक्षेप होगा वो इतना आएगा, इसकी जो छाया होगी वो इतनी है। तो इसे हम इसके स्वरों को जब मिला देंगे ये ऐसा, तो ये जो एक कोण बनेगा बिंदु O पर ये होगा आपका घनकोण द्विभुज। तो जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल था dA इसका इस स्मॉल r त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर जो प्रक्षेप है वो ये है जो छायांकित भाग है, जो रेखांकित भाग है ये, इसका जो मान होगा वो होगा आपका dA cos थीटा। जहां जो थीटा होगा वो होगा dA वेक्टर और n कैप के बीच का कोण। तो अब अगर हम बात करें कि जो ये रेखांकित भाग है, जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित कर रहा है बिंदु O पर, ये कितना है? d ओमेगा। तो d ओमेगा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो d ओमेगा इक्वल हो जाएगा dA cos थीटा अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी r, ये हो गया r का स्क्वायर। अब आपने 11th में पढ़ा होगा दो सदिशों का अदिश गुण,
कि अगर दो सदिश हैं एक ही ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका अदिश गुणन करें, डॉट प्रोडक्ट करें, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा, जहां जो थीटा होता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो इधर पे डी ए वेक्टर और ए और एन कैप, तो डी ए वेक्टर जो है ये एक सदिश हो गया, एन कैप है ये भी एकांक सदिश है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डी ए वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल हो जाएगा डी ए और एन कैप कॉस थीटा, जबकि एन कैप की जो वैल्यू होती है, क्योंकि एन कैप क्या है वो एकांक सदिश है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो इसकी जब वैल्यू 1 होगी तो डी ए वेक्टर डॉट एन कैप की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी डी ए कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी ए कॉस थीटा है इसकी जगह हम लिख सकते हैं डी ए वेक्टर डॉट एन कैप। तो इधर पे लिख देंगे डी ओमेगा इज इक्वल डी ए वेक्टर डॉट एन कैप अपॉन आर स्क्वायर। ये होगा क्षेत्रफल अवयव के द्वारा अंतरित कोण, डी ओमेगा इज इक्वल डी ए वेक्टर डॉट एन कैप अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके बाद में है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं उसकी बात करते हैं। जो वैद्युत फ्लक्स है आपका, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? पिछले चैप्टर में बताया था वैद्युत क्षेत्र। जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, किसी भी आवेश, जैसे ये एक कोई आवेश है या आवेश समुदाय अर्थात बहुत से आवेश, इनके चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है उसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र को हमने बताया था वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये इस प्रकार की वैद्युत बल रेखाएं होती, और जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां माना जाता है कि वैद्युत क्षेत्र प्रबल है, और जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र दुर्बल माना जाता है, निर्बल माना जाता है। तो अब जब वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित करेंगे, तो अब मान के चल रहे कि ये वैद्युत क्षेत्र है, ये अर्थात ये वैद्युत बल रेखाएं है तो वैद्युत क्षेत्र है। तो अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र में हम एक काल्पनिक पृष्ठ रख दें, कोई हमने ये एक पृष्ठ रख दी ये, तो जब हम एक काल्पनिक पृष्ठ रख देंगे तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल से होकर के वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर के कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ये वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ स्थित है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, यह फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हो गया आपका वैद्युत फ्लक्स। तो अब देखो इसका जो परिमाण होता है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान के चल रहा है कोई एक असमान वैद्युत क्षेत्र है, और असमान वैद्युत क्षेत्र में कोई एक ये तल स्थित है, ये समतल नहीं, असमतलीय पृष्ठ स्थित है, और इधर पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो भी असमान है। जब असमान वैद्युत क्षेत्र होगा ये वैद्युत क्षेत्र, जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास है वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल, जहां दूर दूर है वहां दुर्बल। तो ये एक असमान वैद्युत क्षेत्र, और असमान वैद्युत क्षेत्र में कोई एक असमतलीय पृष्ठ स्थित है, तो इस पृष्ठ से होकर के वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। तो अब चूंकि पूरे पृष्ठ से होकर के गुजरेंगी तो पूरे पृष्ठ की बात ना करके हम इसके एक छोटे से अवयव की बात करें, एक लघु अवयव की बात करें।
तो मान के चल रहा है इधर, तो इसका एक जो लघु अवयव है वो है ये dA। पूरे का जो क्षेत्रफल है उसका परिमाण है आपका A। तो इसका हम एक छोटा सा अवयव ले ले, एक लघु अवयव ले ले, तो उसका ये परिमाण हो गया dA, लघु क्षेत्र। अब देखो, जब ये पूरा जो तल है ये असमतल है, तो अगर हम इसका एक छोटा सा भाग ले लें, तो जो छोटा सा भाग होगा उसे हम समतल मान सकते हैं। तो जब ये इसे छोटा सा जो भाग होगा इसे हम समतल मान सकते हैं, तो ये एक समतली पृष्ठ हो गया। जब ये छोटा सा स्थान है, तो हालांकि पूरे में जो वैद्युत क्षेत्र है वो असमान वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन एक छोटे से भाग के लिए हम वैद्युत क्षेत्र को भी एक समान मान सकते हैं। तो जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र मान लें, तो मान के चल रहे यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र जो है वो ई वेक्टर है, तो उसकी तो ये ई वेक्टर हो गया, ई वेक्टर। अब हम ये कहें कि इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा, तो अभी बताया था कि किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो उसके तल पर बाहर की ओर को खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होता है। तो इसके तल पर हम बाहर की ओर को अभिलंब खींचते हैं, तो ये जो हो गया ये आपका हो गया dA वेक्टर। तो मान के चल रहे dA वेक्टर और E वेक्टर की जो बीच का एंगल है वो आपका थीटा है। तब जो इस लघु अवयव या लघु पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी लघु होगा, तो उसे हम d phi e लिख देंगे। तो जो d phi e होगा वो होता है आपका E वेक्टर और dA वेक्टर का डॉट होगा। तो किसी भी लघु अवयव या किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणन के बराबर होता है। तो d phi e इक्वल हो जाएगा E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ये तो हो गया इस लघु क्षेत्रफल के लिए। तो ऐसे अगर हम पूरे के लिए निकालें, तो पूरे के लिए निकालने के लिए पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो हम इसका समाकलन कर देंगे। इसका जब समाकलन करेंगे, क्योंकि ये पृष्ठ है और खुला पृष्ठ है, तो इसके लिए जो समाकलन होगा वो पृष्ठीय समाकलन होगा, सरफेस इंटीग्रेशन होगा। तो इससे होकर गुजरने वाला जो कुल आपका वैद्युत फ्लक्स होगा सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ये होता है वैद्युत फ्लक्स का परिमाण। अब एक ये भी बात है कि जब वैद्युत बल रेखाएं, अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, तब जो आपका वैद्युत फ्लक्स होता है वो धनात्मक होता है, और अगर ये वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही होती तो वैद्युत फ्लक्स आपका ऋणात्मक होता, निगेटिव होता। अब बात करें कि जैसे कोई एक तल है, समतल, ये कोई एक तल और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, और इसका जो क्षेत्रफल है ये टोटल A। तो अगर हम इसके एक छोटे से स्थान की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल अवयव होगा वो dA होगा और क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर होगा, और बाहर की ओर को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी है E वेक्टर। मान के चल रहे E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच कोण थीटा है, तो ये phi e इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अगर E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच का जो कोण है वो थीटा है, तो phi e इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन E dA cos थीटा। बताया था अभी कि दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल होता है AB cos थीटा। तो इसी अनुसार जो E वेक्टर डॉट dA वेक्टर होगा हो जाएगा UDA cos थीटा।
अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन भी उसी का होता है जिसके साथ में डी लगा होता है, तो इसमें आपका डीए का इंटीग्रेशन होगा। डीए का इंटीग्रेशन का मतलब है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का समाकलन। इसका मतलब है कि छोटे से वाक्य हम पूरे का समाकलन इसका करेंगे तो ये पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका हो जाएगा E A, तो ये हो जाएगा E A cos थीटा। ये होता है आपके वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं कि जब जो ये वैद्युत फ्लक्स होगा आपका, ये कब आपका अधिकतम होगा और कब आपका शून्य होगा। तो देखो आपके लिए जो फॉर्मूला आया है वैद्युत फ्लक्स का वो आया है E = EA cos थीटा। इसमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि यदि जो थीटा है, थीटा की वैल्यू आपकी 0, जब थीटा इक्वल हो जाएगा आपका 0 डिग्री तो फाई ई की जो वैल्यू होगी तो आपकी आएगी EA। तो ये आपकी अधिकतम वैद्युत फ्लक्स होगा। तो वैद्युत फ्लक्स लेकिन जो थीटा होगा इसमें मेन चीज थीटा है। थीटा बहुत अच्छे गलत कर देते हैं। तो थीटा कौन सा लिया जाता है, तो वास्तव में जो थीटा होता है ये आपका ये ई वेक्टर व डीए वेक्टर के बीच का कोण होता है, के बीच का। अब बात करते हैं ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच का कोण। देखो जैसे ये एक कोई एक है, तो अब ये इसका हो गया आपका क्षेत्रफल पूरा एरिया। अगर हम इसे ऐसे रखते हैं और जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो उधर की ओर, जब वैद्युत बल रेखाएं ऐसी जा रही होंगी तो और ये पृष्ठ इसके लंबवत रखा हुआ है, तो जब ये ऐसे रखा हुआ वैद्युत बल रेखाएं ऐसी गुजर रही हैं तो इसके पूरे क्षेत्रफल से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही होंगी। जब इसके पूरे क्षेत्रफल से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही होंगी तो वैद्युत बल रेखाएं उधर की उस साइड जा रही हैं, तो उधर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो गई। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई उधर की। तो अब हम अगर इसके क्षेत्रफल वेक्टर की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो क्या होता है, इसके तल पर बाहर की ओर को खींचे गए अभिलंब के अंतर। तो इसके तल पर जब बाहर की ओर अभिलंब खींचेंगे तो उसकी डायरेक्शन ये होगी ये। तो ये आपका हो जाएगा डीए वेक्टर की दिशा और यही है आपकी ई वेक्टर की दिशा। तो देखो ई वेक्टर और डीए वेक्टर ये दोनों एक ही दिशा में है, तो इनके जो बीच का कोण है वो 0 डिग्री है। और जब बीच का कोण 0 डिग्री है तब देखो जो इससे वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं वो अधिकतम है, क्योंकि इसके पूरे पृष्ठ से होकर के वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। तो वास्तव में जब कोई भी जो तल होता है, जो पृष्ठ होता है, वो अगर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, वैद्युत क्षेत्र ऐसा है तल लंबवत है, तब इससे जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी वो आपकी अधिकतम होगी। लेकिन जो थीटा होगा वो 0 होगा, क्योंकि जो थीटा होता है वो क्षेत्रफल वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का, सॉरी ए वेक्टर के, ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच का कोण होता है। अब अगर ये पृष्ठ हम ऐसा रख दें, जब ऐसा रख देंगे तो जो ये ऐसा रख दिया तो जो क्षेत्रफल वेक्टर है ये कहाँ होगा, इस तल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा, ऊपर की ओर होगा क्षेत्रफल वेक्टर। और वैद्युत क्षेत्र कहाँ जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है, इधर पे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर इधर है और ये वेक्टर ऊपर की ओर है, तो इनके जो बीच का एंगल है वो कितना होगा, 90। जब बीच का एंगल 90 होगा तो ये क्या हो जाएगा, EA cos 90, cos 90 की वैल्यू 0। इसका मतलब फाई ई की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपकी 0। तो 0 ऐसे भी देख लो 0 ही है, क्योंकि देखो जो ये तल है ये वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी है, लेकिन इसका क्षेत्रफल इधर है तो थीटा तो हो गया 90। लेकिन जो तल ऐसे स्थित, तो इस तल से कोई भी वैद्युत बल रेखा गुजर रही है, कोई भी वैद्युत बल रेखा नहीं गुजर रही है, इसीलिए वैद्युत फ्लक्स 0। तो वास्तव में थीटा के लिए कभी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो थीटा होता है वो ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच का कोण होता है। अगर हम ये कहें कि जो तल है वो लंबवत है
तो थीटा 0 होगा। अगर कहीं तल समांतर है तो फिर थीटा 90 अंश होगा। तो ये अधिकतम वैद्युत फ्लक्स कब गुजरेगा? जब कोई भी पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित होगा। अब अगर हम ये कहें कि जो थीटा है वो आपका 90 डिग्री, जब जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा तो इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो आपका हो जाएगा EA cos 90 की वैल्यू होगी 0। तो ये होता है आपका वैद्युत फ्लक्स। अब बात करते हैं जो वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है और इसकी विमा क्या है। तो पहले मात्रक की बात करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? तो फाई ई जो है, फाई ई इज इक्वल होगा EA cos थीटा। जब फाई ई इज इक्वल है EA cos थीटा, तो इसमें देखो जब हम फाई ई का मात्रक निकालेंगे तो मात्रक इज इक्वल हो जाएगा E का मात्रक और इनटू A का मात्रक। जो E की यूनिट होती है, E है क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसकी यूनिट हमने पिछले चैप्टर में बताया था, ये होती है आपकी न्यूटन पर कूलम। इनटू एरिया है तो इसकी होगी आपकी मीटर स्क्वायर। तो इसकी आपकी जो वैद्युत फ्लक्स है इसका आपका जो मात्रक है वो आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हम इसकी डायमेंशन की बात करें, इसकी विमा क्या है। इसकी जो डायमेंशन होगी तो अगर फाई ई की विमा जब निकालेंगे तो ये हो जाएगी पहले बल की विमा, ये हो जाएगी ML3-2 कूलम आवेश की विमा 80 और ये होती है L। तो इसे हम जब सॉल्व कर लेंगे ये आ जाएगा ML3T-4 A-1। ये होती है आपकी फाई ई की विमा, वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। अब इसके बाद में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हर एक बार बोर्ड परीक्षा में ये आता है, गॉस की प्रमेय। चाहे जो भी आप आके देख लें यूपी बोर्ड का कोई भी इंटरमीडिएट का जो फिजिक्स का जो पेपर होगा उसमें जरूर मिलेगी गॉस की प्रमेय, गॉसिस थ्योरम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से समझते हैं। गॉस की प्रमेय है क्या होती है गॉस की प्रमेय? तो गॉस की प्रमेय जो है वो ये है आपकी। होता क्या है कि अभी जैसे बताया कोई एक काल्पनिक पृष्ठ ले लें, तो जो वैद्युत फ्लक्स के बारे में अच्छे से समझ गए। जो वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो गॉस ने क्या बताया कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो इन्होंने ये कहा कि अगर कोई एक बंद पृष्ठ है, इन्होंने एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की बात की। एक बंद पृष्ठ है, ये है कोई एक बंद पृष्ठ। तो इस काल्पनिक इन्होंने कल्पना कर ली कि जो पृष्ठ है ये बंद है, तो इस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश अगर Q है तो इससे क्या होगा? वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, बाहर की ओर जाएंगी। जब वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी इसका मतलब है कि वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो इन्होंने बताया कि किसी भी बंद एवं काल्पनिक पृष्ठ से होकर जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ के भीतर, जो ये आपका बंद पृष्ठ है, इस पृष्ठ के भीतर नेट आवेश कितना है, कुल आवेश कितना है? तो जो कुल आवेश होगा Q, उसका 1/ε0 गुना होता है। तो 1/ε0 ये, तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल Q/ε0। ये होती है आपकी गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद एवं काल्पनिक पृष्ठ से
होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश या कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात I is equal to upon ε0। जबकि उस परिभाषा के अनुसार जो होता है फाई is equal होता है इंटीग्रेशन, अगर कोई बंद पृष्ठ होगा तो उसके लिए क्लोज इंटीग्रेशन, तो क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर और इनके अनुसार है Q/ε। ये है आपकी गॉस की प्रमेय। अब इसके बाद में है कि इसकी जो इसका प्रूफ होगा, जो गॉस ने जो ये प्रूफ किया, जो बताया है कि फाई ई है वो Q/ε0 के इक्वल होता है, तो ये कैसे आया, तो इसका डेरिवेशन है वो आपको बताते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।